पाकिस्तान को घर जाना पड़ा। अपोजिशन मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। हनीफ अब्बासी की जमानत मंजूर, लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। शरीफ खानदान के अफराद जेल जाते बीमार और बाहर आते ही लंदन रवाना हो जाते हैं, वजीर इत्तलात का इल्जाम। क्या अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बन सकता है? पूछेंगे विफाकी वजीर जहाज रानी अली जैदी से, साबिक विफाकी वजीर कैट तारिक फजल चौधरी से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा से। And a very warm welcome to the show। हुकूमत इस वक्त मईशत के बहरान में उलझी हुई है, लेकिन लगता यह है कि अब उसे जल्द सियासी मैदान में मुत्तहिद ऑपोजिशन के खतरे का सामना भी होने वाला है। ऑपोजिशन आखिरकार हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होती हुई दिखाई दे रही है। इसका क्रेडिट हम दे सकते हैं मौलाना फजल रहमान को, जो कि कई अरसे से, कई रोज से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ सबको मुत्तहिद किया जा सके। नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा करने के लिए जो उनकी सरगर्मियां थी वो अब कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। 2 रोज कबल उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और कल रात साबिक सदर जरदारी से भी हुई है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं। ये बड़ी अहम मुलाकात होगी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर भी इत्तेफाक हो गया है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की एक मुलाकात की भी बातें की जा रही हैं। साबिक सदर का कहना है कि अगर हुकूमत को हटाया ना गया तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्रेसिडेंट। इस प्रेजेंट हुकूमत को चलता नहीं किया तो जितना पाकिस्तान पीछे जा रहा है, जितना लॉस पाकिस्तान को हो रहा है, उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा। ना हम कवर कर सकेंगे, ना कोई आने वाली हुकूमत कवर कर सकेगी। तो ये हमारे पे लाजिम है कि हम इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इनके खिलाफ पोजीशन लें, स्टांस लें, और आने वाली जनरेशन वरना हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर हमने नहीं किया। 4 अप्रैल को पहली बार फॉर्मर प्रेसिडेंट ने गड़ी खुदा बख्श में हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने की धमकी दी थी। लेट्स वॉच दैट। कोई नहीं हो रहा FBR से तुमसे इकट्ठा तो तुम छोड़ दो। हर चीज, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो दाल हो, हर चीज डबल महंगी हो गई है। तेल डबल महंगा हो गया है। तो इस तरह मेरा गरीब जी नहीं सकता। भाइयों, दोस्तों, बहनों, अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगले ही रोज इसका जवाब दिया था और कहा था कि पीपल्स पार्टी आए और हुकूमत के खिलाफ धरना देकर दिखाए। वज़ीर आज़म ने जो बात कही थी, लेट्स वॉच दैट। बाप बेटा बात कर रहे हैं कि इमरान खान, हम इस्लामाबाद मिलियन मार्च करने आ रहे हैं या इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं। इस मुल्क को लूट के जो पैसा चोरी किया हुआ है उसको बचाने के लिए धरना देते हो तो लोगों को पैसे दे के निकालना पड़ेगा। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को, दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैं आपके लिए कंटेनर, मैंने अभी कह दिया, वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। मेरा चैलेंज है कि 1 हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें, पर्ची दिखा के कहे जी कि मुझे मेरी बीवी या वो बेटा कहे मेरी मां, ये पर्ची में कह दिया कि आपने पार्टी विरासत में आपको मिल गई है। वो लीडर नहीं बन सकते, लीडर स्ट्रगल करके बनता है। शहला रज़ा साहिबा, पहले एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट आई। पीपल्स पार्टी किस हद तक तैयार है सड़कों पर आने के लिए? पीपल्स पार्टी का तैयारी का अंदाज़ा और हुकूमत के डरने का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कहा कि हम कंटेनर देने को तैयार हैं, और जब पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को रोका कि कल कोई ना आए और कुछ बेचारे मोहब्बत में पहुंच गए तो 5000 एहलकार लगा दिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी हो या ना हो, लोगों को कितनी फ़िक्र है। और दूसरी बात यह है
बट पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। जब धरना इमरान खान साहब दे रहे थे तो इस बात पर कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को के साथ आप लोग खड़े हो गए। इस दफा ऑपोजिट एंड पर होगी पीपल्स पार्टी, तो ये तजाद नहीं होगा? बिल्कुल इसलिए तजाद नहीं होगा कि जब आपने जमहूरियत की बात की तो जमहूरियत की डेफिनेशन भी यही है कि अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम के लिए। अब इसमें मुझे बता दें कि क्या ये अवामी हुकूमत है? अगर अवामी हुकूमत होती तो फिर वज़ीर आज़म अपनी कही हुई बातों पर कायम रहते कि जब मुल्क में महंगाई बढ़ जाए, बिजली और गैस के बिल में इजाफा हो, टैक्सेस की भरमार हो, तो समझ लो कि वज़ीर आज़म चोर है। और जब वो ये कहते थे कि और इस तरह की बहुत सी बातें, क्योंकि अभी हमारा फोकस एज ऑपोजिशन महंगाई पर है तो हम इसी पे बात करेंगे। तो हमारे अवाम जो हैं इस वक्त दवाएं तक जो हैं इनके वज़ीरों ने दवाइयों की कंपनियों के साथ गठजोड़ करके वहाँ पहुँचा दी कि कल वज़ीर आज़म को बैठना पड़ा और उनकी कीमतें वापस लेने की बात हुई। काम का ये हाल है कि आज 5 वज़ीरों ने 5 मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें काम की कोई बात नहीं थी, सिर्फ गिलास तोड़ रहे थे 12 आने का। तो हमें कोई अपनी कारकर्दगी बताएं। वज़ीर इत्तलात जो हैं उनके पास सिवाय तनकीद करने के अपोजिशन के कुछ नहीं है, कुछ बताएं तो। एक साहब की तो कैफियत आपने देख ही ली कि 4 हफ्तों में नौकरियों के दरवाजे खोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या 4 हफ्ते में वो कर रहे हैं। तो हम तो बात करेंगे कि आज इनके मिनिस्टर दाऊद डेस्कॉन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ उन्होंने कहा कंगाल हो गया। तो ये सारी सूरत हाल जो है। सो इस तमाम केस आप तैयार कर रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए। यू थिंक इट्स इनफ कि आप हुकूमत गिराने के लिए? देखिए हम नहीं भी गिराएं, मिनिस्टर्स ने कुछ स्टेटमेंट्स खराब हम मेरा ख्याल है कि स्टेटमेंट तो इनके कभी भी अच्छे नहीं थे और हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये पॉलिटिकल ट्रेंड नहीं है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल अप्रोच है, उसकी तो हमें परवाह नहीं है। हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं जिसके लिए अब रेलवे के मजदूरों ने निकल कर भी एहतजाज करना शुरू किया, यानी कि लोग अब सड़कों पर आ गए। और इससे पहले लेट मी ब्रिंग इन अली ज़ैदी साहब है। आपने पूछा मिनिस्टर से कारकर्दगी का पूछें तो मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछ भी लेते कारकर्दगी। अली ज़ैदी साहब, इट्स नाउ लुकिंग सीरियस। मौलाना फजल रहमान पहले आसिफ ज़रदारी साहब से मुलाकात की, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, इससे पहले अब वो के उनकी आपस में भी मुलाकात होगी। एंड पीपल्स पार्टी सेइंग कि हम सड़कों पर आने वाले हैं आपके खिलाफ, आपको गिराने जा रहे हैं। इज दैट अ थ्रेट? बिस्मिल्लाह कर लें। ओके, जी इनकी मर्जी है, सड़कों पे आए तो जो मर्जी करें, तो उनका जमहूरी हक है, बिस्मिल्लाह कर लें। राइट, क्या फर्क पड़ता है? अगर स्ट्रेंथ इनमें है इतनी कि ये पूरा मुल्क में लोगों को निकाल के हमें गिरा सकते, बिस्मिल्लाह कर लें। ओके, आपको कोई उस पे मुझे कोई इतराज नहीं थी। जो ये भी प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, हमने भी किया, ये भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दैट्स नॉट इवन एन इशू फॉर यू। मुझे क्या इशू होगा? इनके पास ये है कि मतलब ये अभी आपने देखा था वो निकले थे ट्रेन मार्च करने के लिए, तो वो आपकी वीडियो चला दें वो कि 2000 रुपए का वादा करके 200 रुपए में डरखा रहे हैं, वही लोग आए। तो इनके पास मतलब ये सब बेकार की बात है, इनकी अपनी गवर्नेंस कोई नहीं है। अगर देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, अगर ये मौलाना फजल रहमान उनके साथ हो, अभी मौलाना फजल रहमान ने बड़े बड़े जलसे भी किए, सो इवन देन इट्स नॉट अ थ्रेट। जलसे तो अभी खान साहब ने भी 2 बड़े बड़े किए। ठीक, तो मतलब देखें कि वो करप्शन बचाओ मुहिम है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी मर्जी है, ये करे, मैं तो उस पर रिस्पॉन्ड, इनकी मर्जी है, बाहर निकलना चाहे निकले। पहले भी मुझसे पूछा था किसी शो में, जी बिलावल साहब ट्रेन मार्च करें, बिस्मिल्लाह करें जी, वो तो उनकी मर्जी है ना, वो तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है इस मुल्क की, तो करें। ओके, सो दैट इज नॉट एन इशू फॉर यू। इशू क्या, मुझे अपना काम करना है, इस मुल्क का हाल तबाह हुआ है, इकोनॉमी खराब है, हमें फैसल साहब ने कुछ और बताया। फैसल वाडा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जॉब्स देना चाहते हैं, उनके पास वो जो अभी शुरू होंगे उनके कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, उनके पास बड़ी जॉब्स आएंगी तो वो जॉब्स देंगे। मतलब अभी तो 25 साल में आज उन्होंने पहली 25 साल में एक 650 मेगावाट का, वो भी थरकोल का, वो भी डायरेक्ट सिंध, खैर लगा दिया, शुक्र करें अल्लाह का। तो उसके ऊपर ये तालियां बजा रहे हैं। और कल पूछ रहे थे कि जनाब आपने क्या किया, तो आइडल प्रोजेक्ट में कितने लगाए थे? कम से कम आप इनसे हमारी जितनी भी लड़ाई है, मैं तो कह रहा हूँ ना, इनसे हमारी PMLN से लड़ाई है ना, कब से मैं तारिक फजल साहब के साथ लड़ रहा हूँ, लेकिन कम से कम ये तो मैं कहता हूँ चलो ट्रांसमिशन नहीं दे सके तो बिजली तो की, भले महंगे की, लेकिन कुछ तो किया। इधर है कोई नहीं, कोई, खाली पूरा बेड़ा। क्रेडिट दे रहे हैं हम नहीं, डॉक्टर साहब को। देखिए मेरी बात सुने, 25 साल में 1 650 मेगावाट का, वो भी थरकोल का, वो भी
पॉलिटिक्स में ना जो आपके इख्तिलाफ राय, कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, कोई जमीन तो नहीं किसी ने किसी की चोरी कर ली, कोई बकरी तो नहीं चुरा ली है। जिसने जो ठीक किया वो ठीक किया है, जिसका कोई अच्छा काम है तो अच्छा काम है, जिसका नहीं है वो नहीं है। लेकिन ये अगर ट्रेन मार्च कर रहे हैं और वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और वो मौलाना फजल ऑफ ऑल द पीपल, लिबरल, लेफ्टिस्ट, आसिफ, पीपल्स पार्टी, पता नहीं क्या गोद में जाके बैठ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के। इसका क्या नजर आ रहा है लोगों को? इनकी तो बड़ी लेफ्ट है जी, बहुत ही लेफ्ट। ओ हो जी, मुल्लों से दिए तबाह कर दिया मुल्लों ने। एमक्यूएम के लोग नफीस हो सकते हैं आज। मेरी बात सुने, मौलाना फजल रहमान का भी ऐलान हो सकता है, मैं आपको बिल्कुल चले, इसका गुड क्वेश्चन मैं जवाब देता हूँ। जो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन वाली सारी थी वो तो अभी भी नजर आ रही है। तो परसों भी लंदन के अंदर वो पाकिस्तान को के खिलाफ नारे लगाते घूम रहे थे। यूएसए में सॉरी, न्यूयॉर्क में। हाँ, जो 15 थे, 10 थे, 15 व्हाटएवर, टूट गए, खत्म हो गए। अब अगर वो बदल के तरह आना चाहते हैं, केसेस तो नहीं उनके खिलाफ कोई विड्रॉ हुए, हमारे अपने लोगों के खिलाफ भी केसेस विड्रॉ नहीं कर रहे। जो जिनको आप कल तक कातिल कहते रहे, आज आप मैं आज कह रहा हूँ, मैं तो आई एम इन कोर्ट। बल्दिया फैक्ट्री जेआईटी में अभी भी कोर्ट में, जान को खतरा था सर, अभी भी है। अभी वो याद है, आप हमें बताते थे आके कि मुझे खाली मेरे अलावा आपको दूसरे लोग मेरे बारे में क्या पता? क्या आप मुझे चलें, आपने मुझे फोन करके नहीं बोला कि बी केयरफुल? आपने भी मुझे बोला, you told me because you were informed, and so were other मगर नफीस भी नहीं बोला। एक सेकंड, आपके शो से मैं उठा था एक दफा रशीद गोडेल के साथ 2013 में, जब आप दूसरे चैनल में थी। ठीक, आपको याद है? मुझे तो याद है। मैंने उनको नफीस भी नहीं बोला, वो आप बोल रहे हैं। मैंने उनके साथ हुकूमत भी नहीं बनाई, जो उनके कातिल, मिनिस्ट्री भी नहीं बनाया। जो उनके कातिल हैं, जो उनके जिन्होंने कत्ल गारत किए, जो दे शुड बी टेकन टू द पूरी एक्सटेंट लॉ की उन पे जानी चाहिए। लेकिन अगर वो तो बाहर बैठा था, या फारूक नसीम तो लॉयर है, इन दो के बारे में बात की, अगर वो आगे पा लिया, जो लोग आए वो ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस है वो निपटे, ठीक, वो तो हमारे इत्तेहादी है ना। हमारे अपने लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस अगर कोई आते निपटे, अलीम खान पे निपटे। डॉक्टर साहब तो लेट्स कीप, मैं एक कमेंट करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, लेट्स कीप दिस स्ट्रेट। जो हमारे साथ है वो ठीक है, जो आपके फ्लोर पे आपके बॉक्सेस है ना, कंपार्टमेंटलाइज करें चीजों को। जो हमारी गवर्नेंस की अगर कोई वीकनेस है या हमारी गवर्नेंस का कोई अच्छा काम है, जरूर पॉइंट आउट करें। ये ऑपोजिशन का 100% काम है, करे पॉइंट आउट। नोबडी इज, हम कोई परफेक्ट नहीं है, राइट, करे पॉइंट आउट। जहां तक करप्शन की बात है, हर आदमी को जाके अपना, या कोई कानून तोड़ने की बात है, चाहे अली जैदी हो, चाहे आप हो, चाहे तारिक फजल चौधरी साहब हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे शैला रतन, जो मर्जी हो, हम सारों को अपना वी हैव टू फेस अकाउंटेबिलिटी। दैट्स वेरी नाइस टू नो। पे आपको खुशी होगी, आज आप वेलकम करेंगे कि हनीफ अब्बासी साहब इज आउट ऑफ जेल। आपको मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ, लेकिन ब्रेक में जाना पड़ा, सॉरी। हनीफ अब्बासी साहब की जमानत मंजूर हो गई, सो आपने कहा लॉ को फॉलो करें और इसके अंदर रखिए, कंपार्टमेंटलाइज करें। तो लेट्स कंपार्टमेंटलाइज दैट। चलिए, आज सर कल आ रहा है जुम्मा, हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद राइट बैक जमानत। आज हनीफ अब्बासी भी एफेड्रीन केस में लाहौर हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लंदन जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस पर कहते हैं कि शरीफ खानदान के अफराद जेल जाते हैं, बीमार होते हैं, बाहर आते ही लंदन रवाना हो जाते हैं, और साथ ही साथ एनआरओ के हवाले से खबरें भी खत्म नहीं हो सकी। सो एज आई सेड, डॉक्टर साहब एक तो मुबारक हो, लेकिन यह भी एक तासुर है कि आपकी मुश्किलात थम जरूर गई हैं, अगर खत्म नहीं हुई तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी इस तरह की कोई बात होती है, उस पर कुछ अजीब व गरीब और अफसोसनाक किस्म के तबसरे शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिलती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और अब उसमें कुछ जो तबसरे किए जाते हैं वो इस तरह के किए जाते हैं जनाब कि नवाज शरीफ को एनआरओ मिल गया है, और ये हुकूमती वज़रा की जानिब से ये बयान आता है। आपको पता होगा, आप ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा पढ़ती हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर। तो उस दिन मैंने ये, अब मुझे नाम इस वक्त मैं जहन में नहीं आ रहा, लेकिन अभी आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने उस दिन ये कहा कि आज मैं बाकायदा अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि बाकायदा इस पर सो मोटो होना चाहिए कि एक ज़माना जो सुप्रीम कोर्ट से हुई है, अगर उसी कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, तर्जुमान, वट एवर, अगर वो ये कह रहा है जी कि एनआरओ मिला है नवाज शरीफ को, तो इसका मतलब है कि एनआरओ
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जा रहा है तो उन्होंने एनआरओ दी मोटो का आपने कह दिया, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों के बयान भी आ जाएंगे बिल्कुल ना? इसी तरह नहीं, आप जरा छोड़े ना, फिर डाइवर्ट हो जाएगा, मुझे ये मुकम्मल करने दें। बिल्कुल उसी तरह अगर शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिलती है तो हाई कोर्ट से मिलती है, ठीक है। अगर हनीफ अब्बासी को जमानत मिलती है तो हाई कोर्ट से मिलती है। लिहाजा अब ये कहना कि जनाब ये एनआरओ है, या तो फिर बराह रास्त अदालतों पे इल्जाम लगाएं, ठीक है, जजिस पे इल्जाम लगाते थे। नहीं, हम नहीं लगाते थे, ओके, आप नहीं लगाते थे। अगर उसका प्रोग्राम करना हो बाद में कर लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ, मैं रोजाना की बुनियाद ऑन अ लाइटर नोट जैसे आप लोग लगाते थे, ऐसे चुप चुप के ना कहे, बहादुर बने, शेर बने, आप हल्की सी चुटकी काटते हैं दलाल तो मौजूद चेंज हो जाता है, तो मैं मौजूद तब्दील नहीं करना चाह रहा, मैं इसी पे फोकस रहना चाह रहा हूँ कि ये इंतहाई गलत बात है। अदालतें अगर कोई रिलीफ दे रही है या नहीं दे रही, अभी मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, उस वक्त तो कोई नहीं बोला कि एनआरओ नहीं मिला। जब मिल गया सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो ये एनआरओ हो गया। तो मैं हनीफ अब्बासी साहब की आज उसके ऊपर खुशाइंद है, हमारे लिए खुशी की बात है, हमारा एक साथी है, कारकुन है, और अदालत से उसे एक रिलीफ मिला है जो पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, इससे ज्यादा हम इसके ऊपर कुछ नहीं कहते। अगेन जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपके सब लोग बीमार ही होते चले जाते हैं, बीमार होते हैं तो फिर लंदन ही जाना होता है, यहाँ पे इलाज क्यों नहीं करा लेते? फवाद चौधरी साहब ने तो जब बेगम कलसूम नवाज बीमार हुई थी तो उनके बारे में भी उन्होंने उसी तरह की बातें की थी। ये सारा एक ड्रामा है, यानी इस मुल्क और इस माशरे के अंदर अपनी बीमारी का यकीन दिलाने के लिए भी इस जहां से प्यारा होना जरूरी है। ये अफसोसनाक है, हम किधर बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है जी कि शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत हुई है वो टोटल कोई हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर नहीं हुई, मेरिट पे हुई है। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर रहनी चाहिए कि वो मेरिट पे हुई है, वो सेहत के खराबी की वजह से ये हेल्थ ग्राउंड्स पे नहीं हुई। सही। और उसके बाद इससे पहले हमजा शहबाज भी अगर बाहर गया है तो जो टाइम बता के गए हैं अदालत का स्पेसिफाइड पीरियड, उससे पहले वापस आए हैं। शहबाज साहब भी, मैं आज आपको कहता हूँ रिकॉर्ड पे लिख लें कि वो भी बता के गए हैं कि मैं बड़ी जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे। और जब शहबाज साहब इवन खुद चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी वो ही इज अ कैंसर सर्वाइवर, वो खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कैंसर का मर्ज होने के बाद सर्वाइव कर गया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की उन पे। उस वक्त भी इवन जब वो एग्जाइल में थे, ट्रीटमेंट वो बाहर से ले रहे थे, फिर जब वो चीफ मिनिस्टर बने तब भी बाहर से लेते रहे। तो ये वो ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में लोग बाहर आते हैं जाते हैं, तो इसको रिलेट करना और इसको कोई ट्विस्ट करना। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा जरा अभी उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और जो आपने मिनिस्टर साहब से सवाल किया, हम एक गलत बहस की तरफ जा रहे हैं। हमारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो रही है। क्या जनाब को बंदे इकट्ठा कर सकता है, नहीं कर सकता? पॉलिटिकल पार्टी जिसका 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजल रहमान साहब शायद हम सबसे ज़्यादा बंदे इकट्ठे कर सकते हो। ये मसल चेक करना किसी पार्टी का, ये इसके ऊपर ये आप ये कहें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती। एक जलसा होता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, मिनिस्टर साहब सुने, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक पार्टी जलसा करती है, वो कहती है कि मेरे 30,000 बंदे हैं, दूसरी पार्टी के 3,000 हैं, मीडिया कहता है जनाब ये 15,000 है। ये डिबेटेबल टॉपिक होते हैं, ठीक है जी। आप किसी को कहें ये बहुत हसीन लग रहा है, दूसरा कह रहा है बिल्कुल नहीं लग रहा, ये डिबेटेबल टॉपिक है, इन पर आप हतमी राय नहीं देनी चाहिए, ना इस पर बहस हो सकती है। बहस किस पे होनी चाहिए? इस वक्त जो ज़रूरत है कि हुकूमत को जो मैंडेट मिला था, कल मेरे एक आपके कुलीग वो मुझे कह रहे थे कि हमें जो मैंडेट मिला था वो मिला था हमें एहतसाब के नाम पे। मैंने कहा जनाब मेहरबानी फरमाएं, आपको मैंडेट मिला था तब्दीली के नाम पे, चेंज पे। क्या वो चेंज इस वक्त महसूस हो रही है? महसूस जरूर हो रही है चेंज, लेकिन नेगेटिव चेंज महसूस हो रही है। अभी जो शला रजा ने बात की दवाइयों की, क्योंकि ये मैं मेडिकल डॉक्टर, मेरा खुद ही बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आज मुझे एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स जो कि हमारे बड़े अच्छे इस मेडिकल के शोबे को डील करने वाले, उन्होंने मुझे नाम ले लेके बताया, मैं वो फहरिस्त आपको दूंगा कि 40 रुपए का जो इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये मैं आपको उसका नाम बता रहा हूँ, एंटीबायोटिक का, वो कई नाम से मार्केट में आती है, उसका इंजेक्शन 40 रुपए का मिलता था, आज वो 160 रुपए का हो गया। इस मतलब जो दवाई मिलती थी 140 की, वो हो गई है 670 की। ये जो बातें, ये आज बहस होनी चाहिए। और सिर्फ मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि ये आपके लिए भी है और है ही आपके लिए, कि जो बंदा 40 रुपए का इंजेक्शन बेच रहा है उसमें कुछ पैसे कमा रहा है ना, तभी बेच रहा है ना, 5 कमा रहा है, 10 कमा रहा है। अगर वो 40 का 160 पे बेच रहा होगा तो आप मुझे बताओ उसमें कितने पैसे कमा रहा है। और क्या वो कंपनी वाला खुद खा रहा है? बिल्कुल खुद नहीं खा रहा, वो कई की जेब में जा रहे हैं। और मैं आपकी कुलीग है, मेरे भी दोस्त हैं, आमिर कियानी साहब आपके मिनिस्टर हैं, उनसे कहें
सेक्रेटरी से कहें कि इसमें खुद एक्शन लें। और मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी जा चुकी है। ये इश्यूज हैं। ठीक है, ऐसा इसी तरह मुझे खुशी हुई इस बात की कि मैंने आज अखबार में ये बात पढ़ी, वैसे तो वो ये बताएंगे अली, कि प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया कि ऑर्डर को आप रिवर्स करें, लेकिन अब होगा क्या ये भी जरा सुन लें। ऑर्डर रिवर्स होगा जिसमें दवाइयों की कीमतें पता नहीं होगा या नहीं होगा, बहरहाल कोई स्टेज चला जाएगा, कोई फला, जिन्होंने इसमें काम अपना दिखाना था या माल बनाना था वो बना, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी फायदा होगा। आज कियानी साहब ने खुद जाके चेयर की मीटिंग और खुद जाके छापे भी मारे हैं, टीवी पे चल रहा है ये दवाओं के ऊपर, और रिवर्स भी हो गया है। और अभी हुआ नहीं, मर्जी से नहीं हुआ था ये। नहीं देखिए 9 to 15% की बात थी, जो 400 रुपए और 400% और जो सारा बढ़ गया था वो लोगों ने गलत किया था, तो देयरफॉर वो अब चेक प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर भी हो गया, कियानी साहब ने खुद भी नोटिस कर लिया। उनको पता नहीं होना चाहिए था। इतने बड़े मुल्क में अगर किसी ने चोरी करनी शुरू कर दी या कितनी चोरियां हो गई, वो कम से कम एक्शन तो फौरन हो गया ना, 10 साल तो नहीं लगे। गलत हुआ, इमीडिएट एक्शन हुआ। अच्छा वैसे मैं कमेंट कर दूं जरा, बड़े बहुत सारे बातें की सारी। एक तो जी नवाज शरीफ की बेल हो गई, कम से कम ये तो हो गया, ये तो हो गया नवाज शरीफ की बेल के बाद मेरी टर्न है, ये इस तरह नहीं करें, इंडिपेंडेंट है। फरीहा साहिबा इस वक्त मेरी टर्न है, मेरे बाद अली फिर मेरे बाद वो दोबारा देंगे। हम भी वजीर हैं भाई अपने सूबे के। हाँ दोबारा दूंगा, हम भी अपने सूबे के वजीर नहीं, वजीर की बात नहीं, रिक्वेस्ट की थी, अगर आप अलाउ कर दे तो वो बात आपका एक तरीका होना चाहिए ना प्रोग्राम कंडक्ट करने का। आपको तरीका सिखा रही है। ओके नहीं वो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? एक मिनट दे दें सर, एक मिनट दे दें मैम, उनको बात उनकी सुन के एक मिनट आपके पास रही जरी साहब। मैं तो करती नहीं, आप तो चाह नहीं रहे। पहले तो यही नून लीग जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगलियां उठा रही थी, यही नून लीग जो है हर एक चीज के ऊपर उंगलियां उठा रही थी। अब जब बेल मिल गई तो अब यही नून लीग अब ये कहते हैं कि जी कोर्ट्स अनबायस्ड है, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हम तो कह रहे थे कोर्ट का फैसला, कोर्ट करे फैसला। दूसरी बात, लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा, फैसलों पे तो बात हो सकती है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ आपसे एक आजिज़ाना गुजारिश करूंगा कि कल सुप्रीम कोर्ट के जज का एक ऑब्जर्वेशन है लाहौर हाई कोर्ट के बारे में, अच्छा वो बता दें। अब आ जाए, नहीं उन्होंने क्या कहा है, मैं एग्री करूं या ना करूं, मैं एग्री करूं कि ना करूं, एक स्टेटमेंट एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने दे दी। ठीक है शहला साहिबा, जो आज रिलीफ मिला है पीएमएलएन को एक बार फिर मुसलसल मिल रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि एनआरओ हो गया है, मुबारकबाद देता हूं नवाज शरीफ साहब को, या आपका भी यही मौकफ है? अच्छा पहले मैं ज़रा कुछ एक बात और करना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए भी टाइम की बाइंडिंग नहीं करेंगी, मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, इस वक्त ये कौमी ख़जाना है थर में, जो पूरी दुनिया का 7वां बड़ा ख़जाना है। 1994 पे बीबी ने चाहा था कि इस पे काम शुरू हो और इस पे चाइना वगैरह को बुलाया था, लेकिन जब 96 में हमारी गवर्नमेंट गई तो 97 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने चाइना को चलता कर दिया था, और चौधरी निसार ने कहा था कि मुल्क में बिजली की ज़रूरत ही नहीं है। ना परवेज मुशर्रफ ने इस पे काम किया, ना जितनी हुकूमतें आई उन्होंने काम किया, और केटी बंदर का भी काम ये कह के बंद कर दिया कि एक ही सूबे में 2-2 पोर्ट, भाई जहाँ समंदर होगा वहीं पोर्ट होगा ना। अच्छा तो जब हमारी 2008 में गवर्नमेंट आई, हमने इस पे एनर्जी बोर्ड वगैरह बनाया और कुछ लोगों को, कुछ कंपनियों को बुलाया, लेकिन क्योंकि मुल्क में उस वक्त टेररिज्म उरूज पे था तो वो बात नहीं हो सकी, और 5 साल में फिर हमने एनर्जी बोर्ड बनाया और खुद अपना इन्वेस्ट किया। फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, फेडरल से इस पे कुछ इन्वेस्ट नहीं हुआ। फिर एंग्रो ने हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जिसमें सिंध का 54% है, एंग्रो का 10% है, बाकी 3 और एनजीओज हैं उनके कुछ परसेंटेज है। हमने ये बिजली पैदा की है जो नेशनल ग्रिड में गई है। ब्लॉक 2 के 2 प्रोजेक्ट हैं 330 के, जिसमें पहले मरहले पे 100 हुई है। इसके साथ हमने इससे, क्योंकि इसके कोयले में सल्फर ज्यादा है, एक्सपोज होने में आग लग जाएगी, इसको कहीं ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं किया जा सकता, मॉइस्चर है, तो ये चीप बिजली है, उसी जगह पैदा हो रही है एलएनजी के मुकाबले में। हमने 275 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन उधर तक बिछाई है, जामशोरों तक। इसके लिए हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्ला कातिया, डुअल कैरेज, ये सारे पुल्स बनाए हैं ताकि एक तरीका बने। तो मैं ये चाहती हूँ कि अली साहब
इसको संजीदगी से ले, तख्ती पे तख्ती लगाने से कुछ नहीं होगा। इससे ये सीधी बिजली हमारी फैसलाबाद गई है और आगे बढ़ेगी, और इसी तरह हमें आगे बढ़ना है कि हम एक दूसरे के प्रोजेक्ट बंद करने के बजाय ऐसे लेके चलें। तो प्लीज ये 25 साल का नहीं है, ये बंद हो गया था। दूसरे ये कि सिंध ने एक 100 मेगावाट बिजली नूरियाबाद में और बनाई है जो कराची को दी जा रही है। तो एक तो मैं ये बात कह रही थी, बहुत मौसम के साथ मुझे एक तो मैं ये बात कह रही हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ बड़ी संजीदगी से। देखिए, कोई भी बिजली का प्रोजेक्ट 3 से 4 साल में लगता है और फिर उसके बाद बिजली प्रोड्यूस होती है। तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने जो बिजली बनाई वो हमारे प्रोजेक्ट्स पे बनाई, इन्होंने सिर्फ MOU साइन किए हैं। ये बात, इसको बहुत ये पढ़ी लिखी बातें इनको सुनना चाहिए। ये दोनों यहाँ पे मौजूद है। नया प्रोजेक्ट विद इन 5 इयर्स लग के नहीं काम कर सकते। बिलावल भुट्टो सही कि हम तख्ती पे तख्ती लगाते, ये डायरेक्टर ने आपके लिए बात की थी अली ज़रीद साहब, आई मीन के आपकी पार्टी के लिए। विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शाला साहब ने क्लैरिफिकेशन दी आपको अली ज़रीद साहब, लेकिन ट्विटर अकाउंट पे रजा हारून साहब PSP के लीडर हैं, उन्होंने भी आपको एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा, जनाब अली ज़रीद साहब, बगैर किसी तासुब के आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि कल मुलाजमतों के लिए जो इश्तिहार अखबारात और KPTT की वेबसाइट पर दिया गया है, इसमें सिंध के शहरी इलाकों और कराची के लिए कोई मुलाजमत नहीं रखी गई। कराची को मुसलसल महरूम और नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये कोटा सिस्टम में इम्तियाजी सलूक है। पहली बात है कि जो इश्तिहार कल, अच्छा बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि फैसल ससबारी ने भी मुझे कॉल किया था, फ़ोन किया था, वो आए, मैंने भी खुद कॉल किया। माई हैंड्स आर टाइड लाइक दिस विद बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो कोटा उधर से है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं आई एम टेलिंग यू, मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे अब हाइड्रोग्राफर रखना है, मुझे कोई मेरे मास्टर मरीने रखना है, मेरे पोर्ट्स पे इट्स वेरी टेक्निकल। लेकिन वो कोटा कहता है कि जी आपने इतने बलूचिस्तान से रखने, इतने रूरल सिंध से, इतने पंजाब से, इतने KPK से, इतने कराची से। तो ये अगर हमने इश्तिहार और पब्लिक दिया है, कोई छुपा के तो नहीं दिया, ये तो नहीं किया कि जी आप इश्तिहार दे दो बाद में। मैं फुल डिस्क्लोजर पे काम करता हूँ। तो जो कोटा है मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। अब उसमें से कोई नहीं मिलेगा तो फिर मैं जहां से मर्जी ले सके। मैं समझता हूँ होना चाहिए मेरिट सिस्टम, लेकिन मुझे बताएं मैं मेरिट कैसे दूं। राइट। एक छोटा सा सवाल है, जो यूनिवर्सिटीज कराची में है, ठीक, वो जैकामा तो है कोई नहीं। बट एक बात सुने ना, तो वो नहीं है ना। जैकाबाद में तो यूनिवर्सिटी नहीं है, ना सक्कर में, ना लड़काना में। कराची में एक्सपोजर ज्यादा है, उनको ज्यादा। इसका क्या मतलब है कि वो बेचारे सारा टाइम बैकवर्ड रहे। कहने का मकसद ये है कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग अपने मुल्क की करनी है। वो हमारे मुल्क का हिस्सा है। वो भी जितना लाहौर और कराची और इस्लामाबाद है, उतना ही जैकाबाद और लाड़काना और सिब्बी और ये हमारे मुल्क के हिस्से है। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है अपने लोगों की। हम मुझे फरिया बताएं, आप मीडिया के आप हवाले से बहना, इसके अलावा चले इतने चैनल हो गए, ये वो ऑटोमेटिक कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। बट एज ए नेशन, एक कौम के हिसाब से देखें, मुझे पता है किस शोबे में हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की है, ह्यूमन डेवलपमेंट की। आई एग्री विद यू। हर चीज डाउन, स्पोर्ट्स, हम उधर वर्ल्ड कप टीमें हमसे खेलने सीधा जाके हॉकी, लेकिन आप लोग आप करें ना, दैट्स व्हाई यू बीन सेंट हियर। मेरी बात सुने, कितने साल का गंद है। अब मैं एक बात सुने, ये सारी